हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स। फाइन, एक लेक्चर हुआ है अभी भी, जिसने स्टार्ट नहीं किया चैप्टर स्टार्ट कर सकता है। केमिकल काइनेटिक्स में हम कल के लेक्चर में ये चीज पढ़ी थी कि ये चैप्टर बेसिकली काइनेटिक यानी कि स्पीड फैक्टर के साथ काम करता है। फाइन, और उसमें हमने जो कल अंडरस्टैंडिंग करी थी दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन क्या चीज होती है। क्लियर? आज के लेक्चर में विल स्टार्ट फ्रॉम द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस। फाइन, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर? हर फैक्टर के ऊपर बात करेंगे। ज्यादातर यार देखो, अगर आपको आप ढूंढने निकलोगे तो 3-4 फैक्टर्स ही मिलेंगे बुक्स में, पर हम 9-10 ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिस पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। क्लियर? सो द वेरी फर्स्ट इज कंसंट्रेशन। द वेरी फर्स्ट इज कंसंट्रेशन। देखो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, हमारे पास कितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, डेफिनेटली हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इस बात के ऊपर तो डिपेंड करना ही चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है। सपोज किसी जगह पे लंगर चल रहा है, फाइन, और पीछे से जो पूरियां बन के आ रही हैं और आपको बताना है रेट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रोटी या पूरी। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये डेफिनेटली इस बात के ऊपर डिपेंड कर देगा कि पीछे से पूरियां आ कितनी रही हैं। सपोज 1 सेकेंड में या 1 मिनट में पीछे से 100 हमारे पास रोटीज आ रही हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन रेट क्या हो गया? 100 रोटीज पर सेकेंड या पर मिनट। फाइन, पर अगर मान लीजिए पीछे से जहां से बन के आ रही हैं, फाइन, वहां से पूरियां ही 10 आ रही हैं, तो डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूशन रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिमिलरली अगर ए से बी कन्वर्जन हो रहा है, कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, आपके पास ए है ही बहुत कम। अब जब है ही बहुत कम तो डेफिनेटली कन्वर्स भी बहुत कम होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत कम हो जाएगा। पर अगर आपके पास ए बहुत ज्यादा है तो रेट भी बहुत ज्यादा होगा। क्लियर? आपको याद होगा कल हमने एक ग्राफ बनाया था जिसके हिसाब से हमने रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से दी थी। दिस इज अवर आर नॉट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन। शुरू में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, शुरू में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है काफी ज्यादा होता है। इसका मतलब स्टार्टिंग में रेट बहुत ज्यादा होता है। धीरे धीरे करके कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो जाता है? घट जाता है, जिसके कारण रेट भी क्या हो जाता है? घट जाता है। यार जब चीज आपके पास रह ही कम जाएगी, जब ए हमारे पास 100 ग्राम था तब ज्यादा कन्वर्ट कर रहा था, जब है ही 1 ग्राम तो इतना ज्यादा थोड़ी ना कन्वर्ट होगा। इज दैट क्लियर? सो बड़ी सिंपल सी बात है, मोर इज द concentration of reactant, more will be the rate of reaction. क्लियर? यानी कि इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन काफी ज्यादा तेज होता है क्योंकि इनिशियली कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इनिशियली the rate of reaction is maximum due to more amount of reactants, एंड फिर क्या होता है? धीरे धीरे करके हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है? कम। यार पहले पूरियां बहुत बनी हुई थी, हम बांट रहे हैं, जब धीरे धीरे करके वो खत्म होने वाली हैं तब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन रेट क्या हो जाएगा? डेफिनेटली स्लो हो जाएगा। क्लियर? सो धीरे धीरे करके मतलब बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज the concentration decreases. फाइन, रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे करके घट जाएगा। फाइन, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा रेट होगा। जब चीज हमारे पास है ही ज्यादा, जब ए हमारे पास है ही ज्यादा तो कन्वर्स भी ज्यादा होगा। जब हमारे पास पीछे से देखो, दो सिंपल से केस लिया करो, दो अलग अलग लंगर चल रहे हैं, सपोज यहाँ पे 100 पूरीज है, वहां पे 10 है, तो किसका डिस्ट्रीब्यूशन रेट तेज होगा? जिसके पास पूरी ज्यादा है।
जिसके पास रिएक्टेंट ही ज्यादा है उसका कन्वर्जन रेट ज्यादा होगा, जिसका रिएक्टेंट ही कम है उसका कन्वर्जन रेट डेफिनेटली स्लो होगा। क्लियर? एंड धीरे धीरे करके जब हमारे पास 100 से 5 ही पूरी रह गई हैं तो हमारा भी डिस्ट्रीब्यूशन रेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। इज दैट क्लियर? जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटता है हमारा रिएक्शन का रेट भी क्या हो जाता है? घट जाता है। क्लियर? सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज टेम्परेचर। सेकेंड पॉइंट इज टेम्परेचर। फाइन। जनरली वैसे यार इस चैप्टर के अंदर टेम्परेचर का जो फैक्टर है वो काफी ज्यादा अहमियत देने वाला फैक्टर है एंड ये इस चैप्टर में काफी ज्यादा डीपली आगे पढ़ा भी जाएगा। क्लियर? तो इन जनरल सेंस आप मान के चल सकते हैं कि जनरली एक केमिकल रिएक्शन तेज हो जाता है अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो। जनरली केमिकल रिएक्शन बिकम्स फास्टर अगर हम उसे तेज कर दें तो। फाइन। तो जनरली केमिकल रिएक्शन या उसका रेट becomes faster on increasing the temperature। फाइन। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से एक्चुअली यार मैं अगर थोड़ा सा इसको डीपर लेवल पे समझाऊं, वैसे तो इस चैप्टर में काफी आने वाला है पर थोड़ा सा मैं आपको एक इस चैप्टर के कॉन्सिक्वेंस बता दूं जिससे हम थोड़ा सा इसे ज्यादा सोच सकते हैं। जब भी एक रिएक्शन होता है ना तो दो चीजें काम आती है। फाइन। एक तो होता है कि ये जो भी रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं ना वो आपस में कोलाइड करते हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं सो दैट वो एक प्रोडक्ट फॉर्म बना सके। क्लियर? जब भी कोई रिएक्टेंट्स कोलाइड करते हैं एक इफेक्टिव कोलिजन जो होता है वो होना बहुत जरूरी है प्रोडक्ट बनाने के लिए। एंड दूसरी चीज, जब वो इफेक्टिवली कोलाइड करते हैं उनके पास एक मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी जरूर होना चाहिए जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उतनी का एनर्जी भी अगर नहीं है ना रिएक्टेंट के पास तो उनका इफेक्टिवली कोलाइड कर पाना एक वर्थलेस चीज हो जाएगी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। यानी कि दो चीजें होनी चाहिए रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ऑल्दो दिस इज आर्हीनियस थ्योरी इस चैप्टर में आगे आने वाली है, विल डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू दिस पर्टिकुलर थ्योरी ताकि ये अच्छे से समझ आए। पर एक बहुत छोटी सी बात को समझिए, एक तो कोलिजन होना चाहिए रिएक्टेंट्स के बीच में और दूसरी बात उनके पास कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो होनी ही चाहिए सो दैट वो उस एनर्जी को इन्वेस्ट कर सकें अपना ये कोलिजन करने के लिए और प्रोडक्ट बनाने के लिए। क्लियर? अब अगर कई बार रिएक्शन के पास वो एनर्जी नहीं होती तो टेम्परेचर वो काम कर देता है, टेम्परेचर वो काम कर देता है। इसलिए जनरली रिएक्शन हमारा तेज हो जाता है टेम्परेचर के बढ़ाने से। फाइन। ऑल्दो विल डिस्कस दिस पर्टिकुलर पॉइंट वेरी वेल। आप इसे मार्क करके रख लो, नहीं तो समझ वैसे आ गया है, इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक रिएक्टेंट्स को कोलाइड करना और उनके पास एक मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए और कई बार वो एनर्जी का काम ये पर्टिकुलर टेम्परेचर कर देता है, इसलिए टेम्परेचर का बढ़ना रिएक्शन को तेज ही करता है। फाइन। नेक्स्ट मूव टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। लेट्स हैव इट। So third point is nature of reactants and products। वैसे बेसिकली यार नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स ये हमारे लिए जो मायने रखता है क्योंकि इसी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है। प्रोडक्ट के ऊपर बहुत माइन्यूट लेवल पे डिपेंडेंसी है पर रिएक्टेंट के ऊपर तो बहुत बल्क डिपेंडेंसी है। क्लियर? देखिए नेचर ऑफ रिएक्टेंट कैसे इफेक्ट डाल रहा है, बड़े ज्यादा पॉइंट है। सबसे पहली बात है फिजिकल स्टेट। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो रेट जो है वो गैसियस रिएक्टेंट्स के लिए ज्यादा है एज कंपैरेटिव टू लिक्विड रिएक्टेंट्स एंड एज कंपैरेटिव टू सॉलिड रिएक्टेंट्स। इसको प्रूव करना बहुत आसान है। देखो याद करो यही दो बातें जो अभी अभी हमने डिस्कस करी हैं। क्या? एक रिएक्टेंट को कन्वर्ट होने के लिए प्रोडक्ट में दो चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या? एक तो इफेक्टिव कोलिजन और दूसरी चीज एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। चलो एनर्जी छोड़ो, वो तो टेम्परेचर में हो गया पॉइंट। एक इफेक्टिव कोलिजन के लिए हो रिएक्टेंट्स का रैंडमली फिरना भी बहुत जरूरी है।
Isn't it? मैं अगर बोलूं कि यहाँ कोई चेंज लाने के लिए आप सब बच्चों का रैंडम मतलब स्ट्राइक करना एक दूसरे के साथ बहुत जरूरी है। अरे टक्कर तो तभी खाओगे ना, स्ट्राइक तो तभी करोगे अगर इधर उधर फिरोगे। अगर मैंने तुम्हें अपनी सीट पे फिक्स ही बिठा दिया तो घूमोगे कहाँ से? घूमोगे नहीं तो टक्कर नहीं होगी, टक्कर नहीं होगी तो चेंज क्या घंटा आएगा? डेफिनेटली। तो आप सब लोगों का रैंडमली ट्रैवल करना बहुत जरूरी है। अब यार इतना तो 9वीं क्लास का बच्चा भी बता देता है। रैंडमली ट्रैवल कब होता है? गैसियस में, लिक्विड में या सॉलिड्स में? डेफिनेटली गैसियस में रैंडम ट्रैवल होता है। फाइन। तो गैसियस में ज्यादा स्ट्राइक होने के चांसेस हैं, कोलिजन होने के चांसेस गैसियस में ज्यादा है। मोर चांसेस टू कोलाइड, मोर चांसेस टू कोलाइड। दैट इज द रीजन कि भाई फिजिकल स्टेट हमें रेट ऑफ रिएक्शन को मायने रखती है। क्लियर? सेकेंड थिंग पे चलते हैं। सेकेंड थिंग है इनका फिजिकल साइज। फाइन। फिजिकल साइज को मैं हमेशा बोलता था, आप पानी के अंदर चीनी मिलानी है या दूध के अंदर चीनी मिलानी है, बड़े बड़े क्रिस्टल पीसेस आपके पास, और एक आपने उसे पीसा हुआ चीनी ले रहे हो ना, बहुत ही बारीक पाउडर्ड फॉर्म में चीनी ले रहे हो, कौन सी जल्दी खुलेगी? सोचिए, वी ऑल नो कौन सी जल्दी खुलेगी? डेफिनेटली पाउडर्ड चीनी जल्दी खुलेगी। द रीजन बिहाइंड दिस इज, जब भी आप किसी चीज को तोड़ देते हो, यार देखो ये मैंने मान लीजिए तोड़ दिया सपोज है ना, तो सरफेस एरिया इंक्रीज कर जाता है। किसी भी चीज को तोड़ने से अंदर के जो दो सरफेसेस इंक्रीज हो जाते हैं। एक छोटे से चीनी के क्रिस्टल को देखो, जब वो टूट जाता है ना, उसके अंदर के दो सरफेसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जब भी चीजें छोटी 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 करते रहते हो, सरफेस एरिया बढ़ता रहता है। वॉल्यूम उतना ही रहता है, चीजों को छोटा बड़ा करने से वॉल्यूम को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सरफेस एरिया को पड़ता है। क्यों? क्योंकि दो अंदर के जो, जैसे ये है, देखो ये मेरा हाथ है सपोज है ना, ये सिर्फ बाहर का सरफेस है, ये वाला सरफेस है। अगर मैंने इसको तोड़ दिया, देखो कितने सरफेसेस हो गए, दो ये दो ये। हमेशा चीजों को तोड़ देने से या साइज छोटा कर देने से सरफेस एरियाज इंक्रीज कर जाते हैं। जितना सरफेस एरियाज इंक्रीज करेंगे उतना उनका आपस में कांटेक्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। कांटेक्ट मतलब कोलिजन हो गया ना। फाइन। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे, सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करेंगे? साइज को स्मॉल करके। सो फिजिकल साइज में क्या है कि जितना साइज कम होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, एंड जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना हमारा जो बेसिकली रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया ज्यादा होता है ना, उतना ज्यादा चांसेस टू कांटेक्ट बढ़ जाते हैं। फाइन। ये इसका रीजन क्या आएगा अगर हमें लिखना हो तो? चांसेस टू कांटेक्ट हमारे पास बढ़ जाता है। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट के तीसरे पॉइंट पे, यानी कि स्ट्रेंथ। फाइन। यानी कि यार ये जो रिएक्टेंट्स के बीच में, देखो इतना तो सबको पता है कि अगर ए को बी में कन्वर्ट होना है तो ए के पुराने बॉन्ड टूटेंगे, बी के नए बॉन्ड बनेंगे। क्लियर? इतना तो सबको पता है। फाइन। जब हम 9वीं 10वीं में रिएक्शन पढ़ने लगते हैं तब से हम लोग ये बात पढ़ने लग जाते हैं कि रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूटते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड बनते हैं। अगर रिएक्टेंट की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, अगर रिएक्टेंट की बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी कि रिएक्टेंट्स के बीच में जो बॉन्ड्स बने हुए हैं वो बहुत ज्यादा हैं, या सॉरी बहुत मतलब तगड़े हैं, स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली उनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। यानी कि इफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इन रिएक्टेंट्स काफी हाई है, इसका मतलब रेट काफी कम जाता है। क्यों? अगर रिएक्टेंट्स के बीच में जो स्ट्रेंथ है, रिएक्टेंट्स के बीच में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, क्लियर, वो काफी ज्यादा है, काफी तगड़ा बॉन्ड है, यार तोड़ोगे कैसे? तोड़ोगे नहीं तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? क्योंकि इतना तो पता है ना कि प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्टेंट्स का टूटना जरूरी है, एंड टूट के ही तो कन्वर्स होंगे। फाइन। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ रिएक्टेंट्स की अगर ज्यादा है तो सिंपली हमारे पास इसी तरीके से हम ये भी सोच सकते हैं, अगर बॉन्ड ऑर्डर ही ज्यादा है
बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? उनके बीच के नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? उनके बीच के नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर बॉन्ड ऑर्डर भी ज्यादा है तो भी रेट क्या होता है? कम। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो रेट क्या है? कम। सिमिलरली अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तब भी रेट क्या है? कम। कोई भी दिक्कत? क्लियर? तो ये तीनों पॉइंट, यानी कि उनका स्टेट गैसियस होगा तो ज्यादा जल्दी कोलाइड करेगा। दूसरी चीज फिजिकल साइज, जितना साइज छोटा होगा उतना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। एंड तीसरी चीज स्ट्रेंथ, जितना स्ट्रेंथ ज्यादा होगा उतना ज्यादा उसे तोड़ना मुश्किल है, जितना तोड़ना मुश्किल है रेट हमारा गिरेगा। क्लियर? फोर्थ पॉइंट, दिस वाज थर्ड एंड नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज कैटलिस्ट। फाइन, काफी ज्यादा सुना हुआ शब्द है कैटलिस्ट। बेसिकली एक ऐसी चीज जो रिएक्शन को तेज कर देती है। पर मैं आपको बता दूं कैटलिस्ट बेसिकली दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है ना? वैसे हम नेगेटिव कैटलिस्ट को इनहिबिटर्स वगैरह बोलते हैं, पर चलो जैसे मर्जी समझ लो, समझ आनी चाहिए। जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो हमारे लिए हेल्पफुल है, वो हमारी रिएक्शन को तेज कर देगा। फाइन, सो पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है वो हमारे रेट को तेज कर देगा। एंड जो नेगेटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट जो हमारे रिएक्शन को स्लो डाउन कर रहा है, ऑब्वियसली फिर वो हमारे रेट को क्या कर देगा? स्लो कर देगा। क्लियर? कोई दिक्कत? पॉजिटिव कैटलिस्ट जो हमारे रिएक्शन रेट को तेज कर रहा है एंड नेगेटिव कैटलिस्ट जो हमारे रिएक्शन रेट को स्लो कर रहा है। अब सोचने की बात यह है कि कैटलिस्ट ऐसा करता क्या है? देखो बड़ी सिंपल सी बात है, कैटलिस्ट एक्चुअली में वो जो मैंने बोला था ना, हर कोलिजन होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ये उस एनर्जी रिक्वायरमेंट को घटा देता है। ये उस एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए एक नया पाथ बना देता है जिसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट घट जाती है। ये सारी चीजें वैसे आर्हीनियस थ्योरी में आएंगी, बेफिक्र रहिए। हम सिर्फ जनरल सेंस में एक बात कर रहे हैं कि रिएक्शन रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं थोड़ा ब्रीफली इसलिए बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा, ताकि आपको तब समझने में ज्यादा आसानी हो जाए। क्लियर? तो कैटलिस्ट बेसिकली क्या करता है कि वो जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको घटा देता है। उसको घटाने के कारण हमारा रिएक्शन जो होता है वो रिलेटिवली ज्यादा तेज हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट मूव करते हैं पांचवें पॉइंट पे। ये चारों पॉइंट कॉमन थे। नेक्स्ट अगले पॉइंट से हम कुछ स्पेसिफिक होने वाले हैं। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, लेट्स हैव इट। तो 4 तक हो चुके हैं, हम पहुंच गए हैं पॉइंट नंबर 5 पे, यानी कि इफेक्ट ऑफ पीएच। मैं यहां पे कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बेसिकली जो 4 पॉइंट अभी तक हमने पढ़े हैं, कौन कौन से? कंसंट्रेशन, सेकेंड इज टेम्परेचर, थर्ड इज नेचर एंड फोर्थ इज कैटलिस्ट। ये काफी कॉमन पॉइंट्स है, यानी कि ये चारों के चारों तो कॉमन है। कंसंट्रेशन, सेकेंड थिंग हमने पढ़ा है टेम्परेचर, थर्ड हमने पढ़ा है नेचर यानी कि सरफेस एरिया, बॉन्ड स्ट्रेंथ। क्लियर? एंड फोर्थ हमने पढ़ा है कैटलिस्ट। ये कॉमन फॉर ऑल द रिएक्शंस है। हर रिएक्शन में ये चारों पार्ट तो लगेंगे लगेंगे। कंसंट्रेशन का इफेक्ट है ही है, टेम्परेचर का है ही है, नेचर भी डिपेंड करेगी करेगी, एंड कैटलिस्ट के ऊपर भी डिपेंडेंसी आएगी ही आएगी। जबकि ये जो पॉइंट्स अभी मैं मेंशन कर रहा हूं, जो कि मैं बोला था कि बुक से थोड़े से ज्यादा करेंगे, बेसिकली ये स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। मतलब किसी किसी रिएक्शन को इनके होने से फर्क पड़ेगा एंड किसी किसी को नहीं पड़ेगा। जैसे मैं कुछ पॉइंट्स और कर रहा हूं यहां पे, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन या यूं कह लो लाइट, एंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फाइन, पहले से बात करते हैं। देखो पीएच, पीएच बेसिकली है किसी भी सिस्टम की एसिडिटी या बेसिसिटी, यानी कि वो रिएक्शंस को फर्क पड़ेगा, द रिएक्शंस दैट रिक्वायर अ पर्टिकुलर मीडियम। देखो जिसका
पर्टिकुलरली एक, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है जिसको पर्टिकुलरली एसिडिक मीडियम में ही कराया जा सकता है, या कोई रिएक्शन है जिसको पर्टिकुलरली बेसिक मीडियम में ही कराया जा सकता है, वैसे रिएक्शंस को पीएच के चेंज करने से फर्क पड़ेगा। क्लियर? तो हर चीज का अपना एक अलग, हर रिएक्शन का अपना एक अलग डिपेंडेंसी है। ये जो 4 डिपेंडेंसीज है, दिस इज कॉमन फॉर ऑल द रिएक्शंस। हर रिएक्शन को कंसंट्रेशन से, टेम्परेचर से, नेचर से एंड कैटलिस्ट से तो फर्क पड़ता ही है, पर ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं। किसी किसी रिएक्शन को फर्क पड़ता है, किसी किसी रिएक्शन को फर्क नहीं पड़ता है। जैसे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, बेसिकली चार्ज स्टोर करना, फाइन, यानी कि किसको फर्क पड़ता है? द रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व आयनिक स्पीशीज, क्योंकि आयनिक स्पीशीज को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से फर्क पड़ता है। मोर विल बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उस हिसाब से रिएक्शन तेज हो जाएगा। क्लियर? इफेक्ट ऑफ प्रेशर, अब प्रेशर किसके साथ जुड़ा हुआ टर्म है? अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस है तो प्रेशर को फर्क पड़ता है। मान लीजिए सारी चीजें सॉलिड थी तो प्रेशर से क्या घंटा फर्क पड़ेगा? मैंने कितनी बार बोला, आप मेरे ऊपर जो मर्जी प्रेशर लगा लो, मेरा वो घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला। प्रेशर बेसिकली गैसियस चीजों को फर्क डालता है, सॉलिड चीजों को प्रेशर से कोई लेना देना ही नहीं होता। क्लियर? तो बड़ी सिंपल सी बात है यार कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर उस रिएक्शन में देखा जा सकता है स्पेसिफिकली दैट इन्वॉल्व गैसियस रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट। फाइन, यानी कि प्रेशर इज अ इफेक्टिव पॉइंट फॉर द रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व gaseous reactants और products, जिनमें गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स आते हैं उनको हम कह सकते हैं कि हाँ उस पर्टिकुलर रिएक्शन में प्रेशर से फर्क पड़ता है। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें सारी चीजें सॉलिड हैं, शायद प्रेशर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़े, फाइन, वो उसके लिए नेग्लिजिबल हो सकता है। इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? सम स्पेसिफिक पॉइंट्स जो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट डालते हैं। क्लियर? रेडिएशन, यानी कि ये शॉर्टकट में लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस को फर्क डालता है। द रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व लाइट, जिसमें सन की रोशनी आने से रिएक्शन तेज या स्लो हो जाता है, या कोई भी और लाइट डालने से एक एनर्जी की फॉर्म में वो उसे एब्जॉर्ब करके उसे रेट को फर्क पड़ता है, वैसी रिएक्शंस में ये हेल्पफुल हो सकता है। एंड इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली दैट इन्वॉल्व पोलर स्पीशीज। फाइन, आपको पता है पोलर स्पीशीज क्या होते हैं? पोलर स्पीशीज होते हैं जिनके ऊपर पोलैरिटी होती है, जिनके ऊपर चार्ज होता है पर पार्शियल। फाइन, जिसको पोलर स्पीशीज नहीं पता यार, वैसे क्लास 12 चल रही है, अब तक आपको पोलर स्पीशीज क्लियर हो जाना चाहिए था। दैट इन्वॉल्व्स अ पार्शियल चार्जेस, कंप्लीटली आयनिक नहीं होता ये, पर कोवलेंट भी नहीं होता, मतलब बेसिकली यार ये पोलर कोवलेंट होता है तो शेयरिंग, पर थोड़ा सा चार्ज होता है इनके ऊपर, जिनके कारण इनके ऊपर पोलैरिटी आ जाती है। ये इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अपने ऑपोजिट चार्ज की तरफ जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड होने से ऐसे स्पीशीज को डेफिनेटली फर्क पड़ता है। क्लियर? सो 5 हो गए हैं। पीएच यानी कि जिसमें मीडियम एसिडिक या बेसिक चाहिए होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसमें आयनिक स्पीशीज हैं, क्लियर, एंड प्रेशर जिसमें गैसियस चीजें हैं, लाइट जो कि फोटोकेमिकल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जिसमें पोलर स्पीशीज हैं। क्लियर? एंड दीज 4 पॉइंट्स आर कॉमन फॉर ऑल, बेसिकली हर रिएक्शन के अंदर इन चारों का बहुत महत्व है। एंड यार ये अभी चारों बहुत ज्यादा इस चैप्टर में पढ़े जाने वाले हैं। क्लियर? तो ये तो हमने बेसिकली देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन थ्योरेटिकली। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में इसको इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एंड अब ये सारा चैप्टर इसी पर्टिकुलर इक्वेशन के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए ये इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स हैव इट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेट लॉ। फाइन, रेट लॉ बेसिकली एक रिप्रेजेंटेशन है रेट ऑफ रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के जो मतलब रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन में बनाया हुआ एक इक्वेशन फॉर्म है,
उस रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं रेट लॉ। फाइन, सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन of rate of reaction in terms of concentration of reactant, या बेसिकली वैसे तो रिएक्टेंट्स ही होता है, ठीक है, पर प्रोडक्ट्स में भी कभी कभी रिप्रेजेंट हो जाता है। सो प्रोडक्ट्स involved in the chemical reaction. So basically उस रिएक्शन में प्रेजेंट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको रिप्रेजेंट करना है, उसको हम बोलते हैं रेट लॉ। फाइन, बोलने से ज्यादा देखने से ज्यादा पता चलेगा। अल्टीमेटली सपोज A प्लस बी बिकमिंग C प्लस D है, सपोज, क्लियर। तो अगर मैं लिखूं रेट, बेसिकली कंसंट्रेशन की पावर एंड कुछ इस तरीके से ये रेट लॉ लिखा जाता है। मैं इसके लिए लिख के दिखाता हूं। यहां पे रेट जो है वो बेसिकली अगर A की कंसंट्रेशन पावर 1 पे एंड B की कंसंट्रेशन पावर 2, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग अ रैंडम फिगर, फाइन, सपोज A की पावर 1 पे और B की पावर 2 पे डिपेंड करता है, तो हम इसको बेसिकली बोलेंगे कि ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन है। क्या है ये? रेट लॉ एक्सप्रेशन। हमने रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया कि किसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। अब यहां काफी टेक्निकल बातें समझने वाली, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। रेट, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं तो K लगाता हूं, A की पावर 1 B की पावर 2, तो एक्चुअली में तो ये बन गया एक्चुअली में रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है ना। फाइन, क्योंकि यहां तो प्रोपोर्शनैलिटी में यहां हटा दिया। अब K बेसिकली क्या है? K है रेट कांस्टेंट। K क्या है? रेट कांस्टेंट। तो हमेशा अब एक बात तो याद रखा करिएगा, क्वेश्चन में बहुत बार आता है रेट कांस्टेंट या रेट। देखो, रेट डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन के ऊपर, रेट कांस्टेंट नहीं कर रहा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं फिर भी तुम लोग गलत करोगे ऑब्जेक्टिव में। फाइन, क्योंकि बहुत मतलब मैंने देखा है 70 to 85% बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में फंस जाते हैं। यार रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेट कांस्टेंट नहीं कर रहा। रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, वो कहां से डिपेंड करेगा? उसके नाम में कांस्टेंट है। फाइन, राधा कुमारी के नाम में कुमारी आ गया, अब ये बताने की क्या जरूरत है ये फीमेल है। वैसे ये अब जब नाम में ही आ गया कि कांस्टेंट, अब ये घंटा नहीं बदलने वाला, क्लियर, ये तो कांस्टेंट ही है। ये रेट कांस्टेंट है, रेट इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मुद्दे की बात ये है कि कंसंट्रेशन के ऊपर ये जो पावर्स आ रही हैं इसको बोला जाता है ऑर्डर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर। यानी कि यहां पे ये ऑर्डर बेसिकली कितना आ गया है इस रिएक्शन के लिए? ये ऑर्डर आ गया है 3, 1 यहां 2 यहां। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है कि कितनी पावर पे डिपेंडेंसी है, कंसंट्रेशन की कितनी पावर पे डिपेंडेंसी है। अगर मैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन लिखूं, बेसिकली अगर मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में तो ये क्या है? इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ concentrations written in the rate law expression। अगर फॉर्मली बात करें तो ऑर्डर बेसिकली क्या होता है? कंसंट्रेशन की पावर्स का सम। देखो 1 + 2, यहां ऑर्डर क्या है? n। अगर सपोज सिर्फ कंसंट्रेशन लिखा हुआ, कंसंट्रेशन की पावर्स का सम, इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन रिटन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन की जो पावर्स आ रही हैं उनका जो सम है उसे ऑर्डर बोला जाता है। ये फॉर्मल डेफिनेशन है, पर टेक्निकली दिमाग में बिठाइए ये क्या है? क्या है ये बेसिकली है
कितनी पावर पे डिपेंडेंसी है, रेट की कितनी पावर पे डिपेंडेंसी है। रेट जो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन की कौन सी पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये ऑर्डर है। ऑर्डर बेसिकली क्या है, रेट कंसंट्रेशन की कौन सी पावर पे डिपेंड कर रहा है। फाइन। अरे हिंदी पंजाबी इंग्लिश का कोई लफड़ा नहीं है, चीजें समझ आनी चाहिए। फाइन, हमेशा मैं बोलता हूँ चीजें समझ आनी चाहिए, वो लैंग्वेज में करिए जो आपको सबसे कन्वीनियंट लगे। ऑर्डर टेक्निकली क्या है कि ये जो रेट है आपका कंसंट्रेशन की पावर, कौन सी पावर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एंड अगर मैं फॉर्मली बात करूं, इट इज सम ऑफ कंसंट्रेशंस, सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशंस रिटन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। यानी कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, तो ये ऑर्डर कितना आ गया 3, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी समझने वाली है। एक तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही हमारा ऑर्डर एक कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल चीज है। फाइन, इस चीजों के बारे में लिखते हैं, थोड़ा सा मैं इसे साफ ही कर लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा अच्छे से ब्रीफ हो जाएगा अबाउट ऑर्डर। सो बेसिकली हम ऑर्डर के बारे में कुछ बात कर रहे थे कि ऑर्डर के अगर फीचर्स की बात करूं तो मैं पहली बात, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। फाइन, यानी कि हम रिएक्शन देख के उसका ऑर्डर नहीं बता सकते। यानी कि बड़ी सिंपल सी बात है, अगर मैं a+2b लिख रहा हूं C+D, तो मेरा रेट ये भी हो सकता है कि a की पावर 1 b की पावर 1, ये भी हो सकता है। फाइन, इसके हिसाब से मेरा ऑर्डर 2 बनेगा। मतलब डायरेक्टली ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो ये जरूरी नहीं है। ये अगर डायरेक्टली ये आ रहा होता फिर तो मैं इस रिएक्शन को देख के बता सकता था यहाँ से 1 यहाँ से 2 टोटल 3 हो गया। ऐसा नहीं है, हम ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ रेट लॉ एक्सप्रेशन से ही कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइन, कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फ्रॉम रेट लॉ एक्सप्रेशन। फाइन, अब मुद्दे की बात यह है फिर रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन ही एक्सपेरिमेंटल चीज है। जब यही एक्सपेरिमेंटल है तो इससे जो चीज निकलेगी वो भी क्या है, एक्सपेरिमेंटल ही है। फाइन, यानी कि रेट लॉ एक्सप्रेशन भी अपने आप में क्या है, एक एक्सपेरिमेंटल चीज है। फाइन, एक्सपेरिमेंटल ही तो हुई, तुम्हें 3 दिख रहा था, आया आंसर 2 है, तो एक्सपेरिमेंटल हुई। थ्योरेटिकल कैसे हुई, थ्योरेटिकल तो वो होती जब यहाँ 1 यहाँ 2 3 आ जाता। फाइन, या सपोज a+b बिकमिंग c+d है, रेट के a की पावर 2 b की पावर 3 आ गया, क्या करूं। या मान लीजिए यहाँ 4 था, यहाँ 6 था, आया 2 और 3 है, चलो छोड़ो, यहाँ 2 ही था, यहाँ 5 था, तो भी आ कुछ भी आ सकता है यार, ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं है। इज दैट क्लियर। जो रेट लॉ है वो बेसिकली एक कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल चीज है। एंड अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन ही एक्सपेरिमेंटल है तो उसकी पावर में से तो ढूंढना है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अगर यही चीज एक्सपेरिमेंटल है तो ऑर्डर भी क्या आएगा, एक्सपेरिमेंटल ही आएगा। क्लियर। तीसरी बात जो यहाँ पे ऑर्डर के लिए ध्यान देने वाली है वो ये है कि इट कैन बी, मतलब पॉजिटिव, जीरो, फ्रैक्शनल। इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो एंड फ्रैक्शनल। पॉजिटिव तो देखो है ये पॉजिटिव आ रहा है, जीरो मतलब कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंसी ना होना, एंड ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। हम रिएक्टेंट्स को फ्रैक्शनल लें ना लें, पर रेट लॉ एक्सप्रेशन में फ्रैक्शनल चीजें आ सकती हैं। और एक और बात बताऊं, इट कैन बी
नेगेटिव ऑल्सो फॉर स्पेसिफिक रीजन। पर एक बात इसमें ध्यान रखेंगे, यहां पे स्टार मार्क करके, अंडरलाइन करके, 2 बार अंडरलाइन करके, क्या ओवरऑल नेगेटिव नहीं आ सकता। ऑर्डर कभी ओवरऑल नेगेटिव नहीं आ सकता। ओवरऑल नेगेटिव मतलब जैसे ये था ना 1 + 2 3, तो ये हो सकता है -1 आ गया 2 आ गया, पर ओवरऑल तो ये क्या बनेगा -1 + 2, ओवरऑल तो 1 बनेगा। ओवरऑल प्लस में ही आएगा पक्का, या 0 आ जाएगा या फ्रैक्शनल आ जाएगा। ये ओवरऑल का कोई दिक्कत नहीं है, ओवरऑल पॉजिटिव आ सकता है, 0 आ सकता है, फ्रैक्शनल आ सकता है, पर ओवरऑल नेगेटिव नहीं आ सकता। ये 3 बातें बहुत ध्यान देने वाली हैं। क्या ये एक एक्सपेरिमेंटल चीज है, सिर्फ रेट लॉ से निकाली जा सकती है। तीसरी चीज, ये पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है। किसी एक पर्टिकुलर, जैसे इसके लिए ये ए के लिए नेगेटिव आ गया, बी के लिए पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ओवरऑल पॉजिटिव रहना चाहिए। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पॉइंट है। जो ऑर्डर है वो नेगेटिव हो सकता है, पर किसी पर्टिकुलर स्पीशी के लिए, ओवरऑल नहीं। ओवरऑल इट शुड बी पॉजिटिव। फाइन, कोई दिक्कत। ये हमारा बेसिकली रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर हो गया है। फाइन, अगर मैं ऑर्डर की, ये जो रेट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट्स की बात करूं, देखो इसके यूनिट्स तो इस बात के ऊपर डिपेंड करेंगे कि यहां क्या लिखा हुआ है। फाइन, तो रेट लॉ, ये रेट के यूनिट्स, एंड फिर इसके यूनिट्स निकाल के ही के यूनिट्स निकाले जा सकते हैं। वो हर ऑर्डर के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ जो पावर आएगी उसके हिसाब से ये इसके नीचे जाएगा और वहां से के का यूनिट आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए, अब हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन और ऑर्डर खत्म हो चुका है, एंड अपने अगले लेक्चर में हम लोग ऑर्डर से ही कंटिन्यू करेंगे। मैं थोड़े से एग्जाम्पलों से ही कंटिन्यू कराऊंगा और इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर ज्यादा दोबारा से फोकस करूंगा, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है। विल स्टार्ट फ्रॉम द ऑर्डर एंड देन विल प्रोसीड इन द नेक्स्ट टॉपिक इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। टिल देन पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। अगर कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली यू कैन कॉल ऑन माय नंबर। अपने दोस्तों के बीच में लेक्चर शेयर करिए, और अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया यार, अब तक तो हो जाना चाहिए था, हो गया होगा वैसे तो। चलो, टिल देन थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए।